चीज बोल रहा हूँ वो ये है कि सर अपने को सबको पता है कि अपना जो बॉडी है उस बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं अपन सेल। डियर, ये जो सेल है, ठीक है ना, अपने को सबको पता है कि अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक सेल होता है, और हर एक स्पेसिफिक सेल को काम करने के लिए, या हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन का जो सेल है वो तभी वहां पे प्रेजेंट है या वो तभी वहां गिना जाएगा जब वो अपना वर्क करेगा या फंक्शन करेगा। देखिएगा सर, ये जो सेल है वो सेल आपके बना होता है सेल मेम्ब्रेन का, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। डियर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो खुद बना होता है आपका लाइपोप्रोटीन से, प्रोटीन से। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से निकल के बाहर आता है कि सर अपनी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अपनी बॉडी में क्यों न्यूट्रिशन इफेक्ट है, आपका क्यों न्यूट्रिशन काम का है, क्यों न्यूट्रिशन को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो उसके पीछे का जो रीजन है बेटा, वो ये रीजन बिहाइंड है कि सर आप थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचिएगा। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर मैंने उठाया जिसका नाम है सेल। बेटा ये जो सेल है, ये सेल खुद बना होता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है बेटा लाइपोप्रोटीन का। लाइपो का मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब फैट, और बेटा प्रोटीन का मीनिंग प्रोटीन। यानी कि उस सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको उन एलिमेंट्स की जरूरत है जिनको आप न्यूट्रिशन में डिस्कस करते हो। ये जो सेल है उसको काम करने के लिए, इस सेल को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि बॉडी के अंदर किसका काम करता है, आपका एनर्जी का काम करता है। बेटा ये एटीपी बनने के लिए जरूरत पड़ती है आपके ग्लूकोज की, जो कि क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। यानी माने तो आपकी बॉडी का हर एक सेल जो है वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट का बना है, और उस सेल को काम करने के लिए किसी ना किसी एक स्पेसिफिक टाइप के आपके केमिकल्स की जरूरत है, और वो स्पेसिफिक टाइप का केमिकल आपका न्यूट्रिएंट है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर इन एलिमेंट्स की जो लेवल है, इन एलिमेंट्स का जो पार्ट है वो पूरा नहीं मिलेगा, तब तक अपना जो बॉडी है वो ना तो ढंग से बन पाएगा ना ढंग से काम कर पाएगा। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया था सेल मेम्ब्रेन का, जो लाइपोप्रोटीन का बना है, और इस सेल को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, बेटा इसको काम करने के लिए पड़ती है ग्लूकोज की जरूरत, जो भी एक आपका न्यूट्रिएंट है। तो शायद तक अपन ये बोल सकते हैं कि क्यों आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जरूरी है। ऐसे करके धीरे धीरे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा, न्यूट्रिशन, इसका अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूट्रिशन है वो अपने आप में क्या है। तो सर न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है जो डील करता है, डील विथ, जो डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में, न्यूट्रिएंट्स के साथ में, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में क्या है सर, न्यूट्रिएंट अपने आप में एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का, जो कि डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में। इन न्यूट्रिएंट के साथ में कैसा डील करता है, तो बेटा इनके साथ में डील करता है हाउ टू अचीव, वेरी गुड, हाउ टू अचीव एंड हाउ यूटिलाइज इट, हाउ यूटिलाइज इट, हाउ टू अचीव एंड हाउ यूटिलाइज इट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, कि न्यूट्रिशन अपने आप में क्या है। तो न्यूट्रिशन के थ्रू आउट आप ये डिस्कस करोगे सर न्यूट्रिशन है वो एक मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच होता है जो डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में। क्या डील करता है न्यूट्रिएंट के साथ में, हाउ टू अचीव। देखो बेटा, यह अचीव का जो मीनिंग है वो सिंपल सा ये है कि इस अचीव के थ्रू मैं ये पता करना चाहूंगा कि कोई भी न्यूट्रिएंट, चाहे वो आपका प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, वाइटामिन है या मिनरल है, ये जितने भी जो न्यूट्रिएंट होता है उन न्यूट्रिएंट को आपका बॉडी प्राप्त कैसे करता है। हाउ टू अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। अरे माने ये जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अपने को खाने में मिलेंगे, और खाना है वो अपन अंदर की तरफ खाएंगे, और खाना खाने के बाद में इनसे जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे अपने को मिलेंगे। सर इसी न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अपने को मिलता कैसे है, एंड हाउ टू यूटिलाइज। और बेटा यहाँ जो यूटिलाइज का जो काम है, यूटिलाइज का जो मीनिंग है वो यूटिलाइजेशन से मीनिंग है कि ये जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के अंदर काम कैसे करेगा। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करेगा, प्रोटीन है वो आपकी सेल की मेम्ब्रेन बनाने के अंदर काम करेगा, या और भी प्रोटीन के जो काम है वो सारे सारे प्रोटीन करेगा। बस यही बेसिक सा फंडा अपने अप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर कि न्यूट्रिशन क्या है, अपने आप में एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में, और न्यूट्रिएंट्स के साथ में क्या डील करता है, हाउ टू अचीव एंड हाउ टू यूटिलाइज। डियर, ये एक छोटा सा चीज वर्ड आया था न्यूट्रिएंट्स, कि ये न्यूट्रिएंट्स है वो अपने आप में क्या है, ठीक है। सर न्यूट्रिएंट का मीनिंग होता है, न्यूट्रिएंट का मीनिंग होता है केमिकल, केमिकल दैट प्रेजेंट इन फूड। यानी कि खाने के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, खाने के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है, खाने के अंदर जो केमिस्ट प्रेजेंट है, उसी को दैट प्रेजेंट इन फूड, उसी को मैं न्यूट्रिएंट बोलता हूं। फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स, ये जितने भी जो आपके न्यूट्रिएंट है ये सारे के सारे आपके खाने के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, कि बेटा न्यूट्रिएंट वो चीज है जो कि केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, खाने के अंदर। जो खाने के अंदर जो है, ठीक है ना, खाने के अंदर जो प्रेजेंट है उन्हीं को मैं क्या बोलता हूं बेटा, उन्हीं को मैं न्यूट्रिएंट्स बोलता हूं। सर ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन
ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, तो सुनना इसको थोड़ा सा। सर इसका जो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, नीड इन फूड, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो उस खाने के अंदर, जो खाना आपके जीवन या दैनिक दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए जो जरूरत है, उस खाने को खाने में किन किन और किस किस क्वांटिटी का या कितना आपका नीड है, उस बेसिस के ऊपर इसका आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं कि बेटा जो न्यूट्रिएंट है वो दो टाइप का होता है। एक वो न्यूट्रिएंट होता है जिसको अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और एक वो न्यूट्रिएंट होता है जिसको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। देख बेटा नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा, ठीक है। न्यूट्रिएंट यानी कि केमिकल जो कि फूड में प्रेजेंट है, वो न्यूट्रिएंट जो कि फूड में ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए, उन न्यूट्रिएंट को मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलता हूं। और वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, तो बेटा वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों के तीनों जो न्यूट्रिएंट है वो आते हैं किसके अंदर, ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट है वो आते हैं आपके अंदर किसमें, सर ये तीनों न्यूट्रिएंट आते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो कि जिनका अमाउंट कम हो तो भी काम चल जाएगा, या जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, अमाउंट वो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में आपको जरूरत पड़ती है, उन न्यूट्रिएंट को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हो। और वो न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इज वेरी क्लियर कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, तो नाउ द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज डिपेंड अपॉन द नीड, कि किसको कितना नीड है, किस बेसिस के ऊपर अपन कर रहे हैं, तो वो नीड और उसके ऊपर कर रहे हैं। और नीड के अकॉर्डिंग आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, देयर आर टू टाइप, वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, अनदर इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। द मैक्रो न्यूट्रिएंट आर द दोज न्यूट्रिएंट दे आर नीड इन टू मच एंड लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए होता है। और दूसरा जो है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। सर ये जो आपके न्यूट्रिएंट है, ठीक है, देखिएगा बिल्कुल क्लियरली अपन ने बात कर रखा है कि जो आपके न्यूट्रिएंट है उनका क्लासिफिकेशन देखिएगा, कौन सा आपका कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो सर एक जो आपके खाने की थाली होती है उसको यदि मैं 100% के अंदर आपका क्लासिफाइड करूं कि आपका 100% आपको रखना न्यूट्रिशन में, कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में चाहिए होता है, तो सर सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है 50 to 60% इन द फूड, ठीक है। अरे बेटा देख, एक छोटी सी सिंपल सी बात समझना, कार्बोहाइड्रेट होता है रोटी में, रोटी है वो अपने को 3-4 चाहिए, सब्जी की तुलना में कार्बोहाइड्रेट या रोटी है वो ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, इसीलिए बोला है कार्बोहाइड्रेट है वो 50 to 60% चाहिए होता है। सर दूसरा जो आता है वो आता है फेट चाहिए होता है लगभग लेस देन 30% आपको चाहिए होता है। थर्ड वन इज द प्रोटीन चाहिए होता है लगभग 10 to 15%, ठीक है। सर ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों के तीनों जो है उनको अपन ने बात किया था मैक्रोन्यूट्रिएंट में। एक आपका वाटर, ये एडिशनल है, ठीक है। 8 ओज, यानी कि 8 ओज का मीनिंग होता है 1 ओज इक्वल टू 30 ml, लगभग 250 के आसपास का आपका जो है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका लगभग 2400 ml आपका फ्लूइड, आपका पानी है वो पर डे चाहिए होता है। लिख लीजिएगा, ये सारी सारी वैल्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखना। ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सर जो कार्बोहाइड्रेट वो कितना चाहिए होता है, 50 to 60%। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिख रखा है यहाँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग आपका 4 किलो कैलोरी के लगभग आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका फेट लगभग चाहिए होता है 30% से कम, लेस 30%। ये जो है वो 1 ग्राम जो फेट है वो लगभग 9 किलो कैलोरी के आसपास आपका एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो है बेटा वो है प्रोटीन, और प्रोटीन लगभग आपका 10 से 15% आपको चाहिए होता है खाने के अंदर, ये प्रोवाइड करता है 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, ठीक है। सर जूम करो बेटा, मैं ये लिख रहा हूँ, ये जूम से भी बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल दिखाई देगा। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगला यदि मैं बात करूं तो सर अगला जो आता है वो जो कि आपके नॉन कैलोरी का काम करते हैं। ये कभी भी वाटर, मिनरल और वाइटामिन, ये कभी भी आपका एनर्जी नहीं देते, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं देते कभी भी, बिना एनर्जी देने वाले सोर्सेज है। वो कौन कौन है, वाटर है, मिनरल है और आपके वाइटामिन है, ठीक है। सर बात करते हैं पानी, वाटर कितना चाहिए होता है, आपने लिखा है कि सर वहां पे आपको लगभग आपको है 8 ओज के लगभग 80 ओज के लगभग आपका जो पानी है वो चाहिए होता है, ठीक है। सर बात किया है कि आपका जो पानी के अलावा बाद में बात कर रहे थे अपन विटामिन के बारे में। ये जो विटामिन है वो क्या करता है बेटा, विटामिन जितने भी होते हैं, चाहे वो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन हो या फैट सोल्यूबल विटामिन हो, ये वाटर सोल्यूबल और जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है, ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं बेटा, ये एनर्जी कभी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये एनर्जी को फुलफिल करने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर ये क्या करते हैं बेटा, को एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो अपना जो पढ़ रहे थे वो ये देख रहे हैं कि सर आपका न्यूट्रिएंट है वो क्या है, तो केमिकल है वो प्रेजेंट है फूड में, उन केमिकल्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट। कितने केमिकल होते हैं, तो बड़े बड़े आपके 5 या 6 केमिकल थे। पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था फैट, तीसरा था प्रोटीन, चौथा था मिनरल्स, पांचवा था विटामिन, छठा था वाटर। इन 6 मिनरल्स को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। कौन से में, एक तो वो मिनरल, वो न्यूट्रिएंट्स जिनका अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, जो लार्ज
अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिनको आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपके 3 थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, आपने लिखा है पूरा। मैं वापस एक बार इसको है वो रिवाइज कर रहा हूँ। माइक्रो के अंदर आपके टोटल आपने डिस्कस किया था विटामिन और मिनरल्स। बेटा इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है और फैट है, ये तीनों के तीनों वो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में एनर्जी देंगे, जो आपकी सेल के अंदर एटीपी बनाएंगे, जो आपकी सेल को काम करने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे। इन न्यूट्रिएंट को आप एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट बोलते हो। कौन सा न्यूट्रिएंट कितना देता है, लिखा है अपन ने कि सर कार्बोहाइड्रेट है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, लगभग 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम आपका प्रोटीन है वो कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम आपका जो फैट है वो कितना देता है बेटा, 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरी। ये अपन ने बात किया है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एनर्जी नहीं देते, ठीक है ना, लेकिन वो बॉडी के अंदर काम करते हैं। क्या वो बॉडी के अंदर ये काम करते हैं कि सर किस हिसाब से आपका बॉडी है वो बॉडी चलेगा, या जो आपकी रिएक्शंस होती है उनको एग्जिबिट कराने में आपका हेल्प करते हैं। वो था आपके मिनरल्स और वो था आपका विटामिन। सर ये डिस्कस करने के बाद में अगला मैं एक चीज बताऊं, दैट इज द नरिशमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द नरिशमेंट। क्या मीनिंग होता है नरिशमेंट का? देख बेटा, नरिश जो है, नरिश जो वर्ड है, नरिश का मतलब हुआ है यहाँ पे कि सर जो भी आप न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हो, क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए एनफ है या नहीं है, एनफ है या नहीं है। क्या जो भी न्यूट्रिएंट्स आप यूज कर रहे हो वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए एनफ, मतलब कि आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से वो न्यूट्रिएंट है वो फूड के अंदर कंप्लीट है या नहीं है। यदि खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट है वो उस मात्रा में अवेलेबल हो जिस मात्रा में आपकी बॉडी को जरूरत हो, तो आप बोलेंगे कि सर आपका जो बॉडी है वो फुली नरिश्ड है या नरिशमेंट है। ठीक है, वापस पकड़ना मेरी बात को बेटा। ये नरिशमेंट का मीनिंग है जो न्यूट्रिएंट आपके फूड में अवेलेबल है, क्या वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से एनफ है या नहीं है, यानी कि उसके हिसाब से काफी है या नहीं है। यदि उसके हिसाब से काफी है तो मैं बोलूंगा कि मेरी जो बॉडी है वो फुली नरिश्ड है। ठीक है, अब नरिशमेंट है वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो अंडर नरिशमेंट या ओवर नरिशमेंट या इक्वल नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट कैसे? मान लीजिएगा कि मेरा बॉडी वेट है वो बॉडी वेट 100 kg है और मेरे को 100 kg को पूरे दिन चलाने के लिए लगभग मेरे को है वो 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि आपका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का आरडी होता है 1 ग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि सर मेरा जो बॉडी वेट है वो 100 kg है। यदि 100 kg में, ठीक है, यदि 100 kg आपका बॉडी वेट का कोई बंदा है, उस 100 kg बॉडी वेट वाले बंदे के अंदर एक दिन में लगभग 100 ग्राम के आसपास आपका प्रोटीन है उसकी जरूरत पड़ती है। यदि वो बंदा 100 ग्राम प्रोटीन आपका एक दिन में नहीं ले पा रहा है किसी भी कारणवश, किसी भी मजबूरीवश, तो क्या उसका बॉडी प्रोटीन को लेकर नरिश्ड है? नहीं, वो अंडर नरिश्ड है। ठीक है सर, मीनवाइल मैं बोलूं कि कोई बंदा है जिसका वेट आपका 50 kg है और 50 kg वाला बंदा है जिसको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत है। यदि वो 50 ग्राम की जगह आपका 70 ग्राम या 80 ग्राम या 90 ग्राम के लगभग यदि आपका प्रोटीन ले रहा हो, तो वो उसके लिए ओवर नरिशमेंट हो गया। ठीक है ना। तो सर जो अंडर नरिशमेंट है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट जो है, अंडर नरिशमेंट वो कोज बनता है बेटा माल न्यूट्रिएशन का। वो कोज बनता है माल न्यूट्रिएशन का कि हाँ उसके अंदर आपका एप्रोप्रिएटली नहीं है। इस माल न्यूट्रिएशन के बॉडी की जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट वो रिटार्ड होंगे, यानी कि बॉडी है उस अमाउंट में ग्रोथ नहीं कर पाएगा जिस अमाउंट उसको ग्रोथ करना चाहिए। बेटा अगला जो इसके अंदर एक छोटा सा आपका एक टॉपिक और आता है वो आता है फूड। ठीक है, मैं छोटी डेफिनेशंस के साथ में आपके सामने आया हूं कि ये छोटी जो डेफिनेशंस है वो आपके छोटे एमसीक्यूज में पूछेंगे और सीएचओ के अंदर वैसे भी आपका छोटा है या, ठीक है ना, छोटा पानी है या फिर आपका जो छोटा एमसीक्यूज है वो आपका आएगा। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा फूड। बात किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो बात किया था सर न्यूट्रिएंट है वो केमिकल है जो प्रेजेंट होता है फूड में। ये फूड की उदाहरण है वहीं से आई थी। ठीक है कि सर व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फूड के अंदर, और यहीं से न्यूट्रिएंट की उदाहरण आई थी। और न्यूट्रिएंट की उदाहरण ने ये बोला था कि बेटा फूड के अंदर आपके न्यूट्रिएंट होते हैं। तो फूड अपने आप में क्या है, तो एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन होती है, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग दैट कैन ईट एंड ड्रिंक, कुछ भी ऐसा जिसको खाया जा सके या पिया जा सके, दैट विल कंसिडर्ड इनटू फूड। वो किसमें कंसिडर्ड होगा बेटा, फूड के अंदर। दैट कैन ईट एंड ड्रिंक, वेरी गुड, शिव प्रताप सिंह सोलंकी, आप जरूर जिनोमिक के मेंबर रहे हुए हो। ठीक है, चलिएगा, वेरी गुड, एनीथिंग दैट कैन ड्रिंक एंड ईट, उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, फूड बोलता हूं। अब देख बेटा, जो तूने खाया है और पिया है, ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा रिवर्स करता हूं, सारा सब कुछ समझ में आएगा। जो भी तूने खाया या पिया है, यदि उसके अंदर जितने भी जो केमिकल्स हैं वो केमिकल आपके न्यूट्रिएंट हैं। यदि ये जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से पूरे हैं तो आपकी बॉडी नरिश्ड है। यदि आपकी जरूरत से कम है तो अंडर नरिश्ड है, यदि आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ओवर नरिश्ड है। इस अंडर नरिश्ड का, ओवर नरिश्ड का, ये न्यूट्रिएंट्स का, ये फूड का, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, क्या करेगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स को अपन न्यूट्रिशन के अंडर पढ़ते हैं। सही तक ये पूरा जो जाल है वो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा सर, हेल्थ इज वेल्थ, न्यूट्रिशन, वेरी गुड। चलिएगा बेटा अगला बात करते हैं कि जो आपका फूड है वो फूड कितने टाइप का है, या द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर अपन बात करें तो ये लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपका जूम कर देता हूँ क्योंकि आदत लगी हुई है आपको। चलिएगा सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कि आपका जो फूड है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो सर पहला है बाय द केमिकल नेचर। ठीक है, केमिकल नेचर, अरे बेटा अभी तो बात किया था केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो केमिकल है फूड के अंदर उसके हिसाब से आपका जो फूड है वो कितने टाइप का है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो फूड है वो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, केमिकल है, पॉलीसेक्राइड है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कैसा पॉलीसेक्राइड है, प्रोटीन, ठीक है, फूड प्रोटीन, उसके बाद में फैट,
उसके बाद में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये सारे के सारे वही केमिकल है जो कि अभी अपन बात कर रहे थे, जिनको आपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका डिवाइड किया था। दूसरा बेटा बाय द फंक्शन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होंगे, तो बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। एक वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम जो एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम नहीं, टोटल परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को आपने 50 से 60% लिया था। सर बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग का काम जो है वो प्रोटीन करता है, सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइडिंग में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पूछा जाता है सीधा ग्लूकोज के थ्रू, क्योंकि ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। सर प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्शन करने वाला आपका फैट, ठीक है। सर अगला जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। देख केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में फर्क है, ठीक है, याद रखना इसको। केमिकल नेचर के हिसाब से आपका जो फूड है वो था जो आपने मैक्रो और माइक्रो के अंदर देखा। बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से खाना 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बहुत ही छोटा सा आपका इसके अंदर डिफरेंशिएशन है। ये उन लोगों को पता होगा जिन जो कि साइंस बैकग्राउंड से होंगे कि कोई भी जो प्रोडक्ट या कोई भी केमिकल है वो ऑर्गेनिक कब है, या उन लोगों को 100% पता होगा जिनका बैकग्राउंड जीनोमिक्स है, क्योंकि अपन जो ऑफलाइन क्लासेज होती है उसमें इसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। सर जो ऑर्गेनिक है बिल्कुल सिंपल है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सारे वो कंपोनेंट होंगे जिनके अंदर आपका कार्बन है वो प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, लिख ले इसको कहीं पे भी, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, यानी कि इस चीज की सत्यता है। देख बेटा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक CHO नहीं बनेगा, ठीक है। CHO बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, उतना ही किसी पार्टिकल का ऑर्गेनिक होना जरूरी होगा कि उसमें कार्बन प्रेजेंट हो। यदि कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस केमिकल को मैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोलता हूं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलता हूं। और यदि किसी में आपका कार्बन एब्सेंट है, कार्बन एब्सेंट है, नहीं है वहां प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल को मैं इनऑर्गेनिक बोलता हूं, ठीक है। तो सर इसका खाने से क्या लेना देना, इसका न्यूट्रिशन से क्या लेना देना है सर, ठीक है। सर इसके अंदर जो है वो खाने का लेना देना है, बिल्कुल, ठीक है। सर न्यू मॉर्निंग बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, संगीता यादव। डियर संगीता, अभी न्यू मॉर्निंग बैच है वो अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग महीना भर उसको हुआ है। इफ इट इज एक्सेसिबल फॉर यू कैन कम एंड जॉइन अस, ठीक है ना। इसके बाद में जो है मॉर्निंग बैच थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट होगा। इवनिंग बैच हमारा जो है वो हम अभी दिसंबर के लास्ट में 24 और 25 दिसंबर के आसपास है, वो चालू करने के बारे में अपना चल रहा है, ठीक है, चलिएगा। गुड्डू सेरिया केमिस्ट्री, बिल्कुल बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। चलिएगा अपन कार्बन पे थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पे थे बेटा। ऑर्गेनिक वही मॉलिक्यूल होगा या वही कंपोनेंट होगा जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, आपका कार्बन प्रेजेंट है। जब तक कार्बन नहीं तब तक वो आपका ऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक कौन होता है, तो इनऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है। सर इसका न्यूट्रिशन से क्या लेना देना, अरे न्यूट्रिशन से है भाई, कैसे है देख, समझ इसको, ठीक है। देख तू लिखता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट CHO लिखता है तू इसको, ये तेरा वाला CHO देख यहाँ फिर आ गया, ठीक है, CHO कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखिए C कार्बन है, ठीक है। अरे देख फेट के अंदर होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड उसमें भी कार्बन है। प्रोटीन प्रोटीन के अंदर होता है तेरा अमाइनो एसिड, उसमें भी तेरा कार्बन है। विटामिन में भी तेरा कार्बन है। तो सर ऐसे तो सब में आपका कार्बन हो गया, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं होता है बेटा, देख तेरा H2O में, जल में, इसमें कार्बन दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा, ये इनऑर्गेनिक हुआ। कार्बन नहीं होता आपके इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। विनोद मीणा, न्यूट्रिशन का कितना वेटेज है, विनोद जी न्यूट्रिशन का उतना ही वेटेज है जितना अभी आपको सामने रोटी खा के, सभी शाम के टाइम में रोटी खा के आप पढ़ने बैठे हो। आप अभी यदि स्वस्थ तरीके से बैठे हो, आप स्वस्थ तरीके से देख पा रहे हो, आप अपने स्वस्थ सोच से यदि ये कमेंट लिख पा रहे हो, ठीक है, तो इस लिखने में, पढ़ने में, देखने में जितना वेटेज था आपके हाथों का, जितना वेटेज था आंखों का, जितना वेटेज था आपकी सोच का, उतना ही वेटेज CHO के एग्जाम में न्यूट्रिशन का है भाई, ठीक है। चलिएगा सर, देख इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, अरे इलेक्ट्रोलाइट तेरे देख सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तेरा मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, इनमें कहीं पे भी आपको कार्बन दिखा क्या, नहीं दिखा। जब इनमें कार्बन नहीं है तो बेटा मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये सारे इनऑर्गेनिक है। तो सर यही तो अपन बात कर रहे थे कि ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपके फूड है वो 2 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। याद रख लेना बेटा, ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका फैट है, आपके जो जितने भी जो विटामिन है वो है। इनऑर्गेनिक आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपका H2O है, ठीक है। चलिएगा वेरी गुड। अगला बात करते हैं बेटा बाई मास, ठीक है। बाई मास का मतलब होता है आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी के हिसाब से मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 2 प्रकार का खाना था, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बाई ओरिजिन, ठीक है, यानी कि आप जो फूड खा रहे हो उस फूड को आपने कहां से एक्सट्रैक्ट किया है। बेटा एक्सट्रैक्ट 2 टाइप से हो सकता है, आपने खुद ने पढ़ा होगा कि आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो 2 टाइप से हो सकता है, या 2 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग जो मांसाहारी हैं, एक वो लोग जो शाकाहारी हैं। जो लोग शाकाहारी खाते हैं उनके लिए जो आपका ओरिजिन है वो ओरिजिन होना चाहिए वेजिटेबल, ठीक है, उनका जो है वो होना चाहिए प्लांट, जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। और दूसरा जो है बेटा वो होता है आपका एनिमल फूड, और एनिमल फूड के अंदर आता है आपका नॉन वेजिटेरियन,
नॉन वेजिटेरियन जो है, ठीक है। और बाय द न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो है वो 12 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, वो अपन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये अपन डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हर एक न्यूट्रिएंट्स को या फूड को पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो आई थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। द क्लासिफिकेशन इज फूड इज नथिंग, दिस इज ओनली जस्ट ओनली हाउ टू अचीव फूड एंड हाउ मेनी टाइप्स वी हैव टेकन द फूड। कितने टाइप्स अचीव करते हैं और कितने टाइप्स अपन लेते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, उन्हीं को डिवाइन किया। केमिकल नेचर आपका वो हो गया, फंक्शन वो हो गया आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बाय मास मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, बाय ओरिजिन, ठीक है ना, बाय ओरिजिन, ठीक है, प्लांट फूड एनिमल फूड, ठीक है, बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू 12 कैटेगरीज, ठीक है सर। इसके बाद में जो अपना अगला आता है, ठीक है ना, वो आता है आपका माल न्यूट्रिशन। वेरी गुड, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया, माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। देख बेटा, माल का मतलब होता है अब नॉर्मल, सुनना, ठीक है ना, समझना, जो चीज है उस चीज को समझ में। तो अक्सर बेसिकली बोलता हूँ आपको यदि ढंग से संधि विच्छेद और समाज विग्रह आते हैं तो आपके लिए मेडिकल साइंस है वो कोई बड़ा तोप नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, चलिएगा बात करते हैं सर। ऑर्गेनिक को वापस समझाओ। अरे बरकत लाल जी, ऑर्गेनिक, बरकत अली जी, ऑर्गेनिक कुछ नहीं, ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट में है, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, याद रख लेना बस, यही खूब है, यही आएगा एग्जाम में। चलिएगा, देख बेटा, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, देख बेटा, माल का मीनिंग होता है अबनॉर्मल, माल का मीनिंग होता है अबनॉर्मल, ठीक है। अब अबनॉर्मल क्या, ठीक है, अबनॉर्मल न्यूट्रिशन, ठीक है, अबनॉर्मल न्यूट्रिशन। अरे देख भाई, अबनॉर्मल दोनों होता है, ठीक है, अबनॉर्मल दोनों होता है, कम होना भी अबनॉर्मल है तो ज्यादा होना भी अबनॉर्मल है, ठीक है। आप यदि माल न्यूट्रिशन को अभी भी थका हरा आपका मरासमस जैसा बच्चा समझ रहे हो तो आपकी गलतफहमी है, ठीक है। देख बेटा, माल का जो मीनिंग होता है, ठीक है, माल का जो मीनिंग होता है बेटा, वो मीनिंग होता है आपका अबनॉर्मल, ठीक है। माल का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अबनॉर्मल, ठीक है। अबनॉर्मल क्या बेटा, न्यूट्रिशन। और अबनॉर्मल कैसा, देख बेटा, कम है तो भी अबनॉर्मल है, ज्यादा है तो भी आपका अबनॉर्मल है, ठीक है। कम है तो आपका है वो अंडर हो गया, और यदि आपका ज्यादा है तो वो ओवर हो गया, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन बोथ आर द टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। डेफिनेशन इसको अपन सेट कर सकते हैं, व्हाट इज द माल न्यूट्रिशन। अब नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ ए क्लाइंट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन, वेरी सिंपल। ये जो माल न्यूट्रिशन है बेटा, ये कैसा हो सकता है, देख, माल का मीनिंग होता है अबनॉर्मल। ये जो अबनॉर्मल है वो दोनों टाइप का होता है, क्या, कम और ज्यादा, कम होना अंडर, ज्यादा होना ओवर। तो किसी का अंडर न्यूट्रिशन होना भी आपका माल न्यूट्रिशन है, तो किसी का ओवर न्यूट्रिशन होना भी आपका माल न्यूट्रिशन है। तो सर क्या क्या आपका सर्कमस्टेंस है जिसके अंदर दिखेगा, क्या क्या आपको और कैसा क्या दिखेगा। तो देख बेटा, सुनना, यदि कोई बंदा या बंदी, ठीक है ना, अंडर न्यूट्रिशन है, तो उसमें क्या क्या चीजें, एक सीएचओ साहब जो है वो अपने उसके ऊपर देखेगा, उसके अंदर जो सीएचओ है वो क्या क्या चीजें नोट करेगा, क्या क्या सीएचओ के लिए देखना चाहिए, ठीक है ना, क्या देखना चाहिए। आपका जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन के अंदर वो क्या देखेगा, वो देखेगा किसी बच्चे को, यदि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मैं बात करूँ, सुनना बेटा, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यदि बात करूँ, छोटे बच्चों में बात करूँ, तो वो देखेगा वहाँ पे कि उनका जो बीएमआई है वो उनका क्या है, कम है, सुनना, उनका जो वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शन में अबनॉर्मल है, हाइट के मामले में अब आपका हाइट के प्रोपोर्शन में अनइक्वल है, ठीक है। उसको बराबर होना चाहिए था, वो अब अनइक्वल है, ठीक है। देखेगा उस बच्चे के अंदर कि सर कहीं उसके अंदर मरासमस या क्वाशिक्योर जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है। रिमेनिंग पीडिया का जो है वो आपको पंकज सर है वो बहुत डिटेल के अंदर आपका है, ये सर अक्सर है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अगला बात करते हैं बेटा, और किसमें क्या देखे था, प्रेगनेंसी में, ठीक है। क्या देखोगे प्रेगनेंसी में बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर अपन देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल, जो भी आपकी प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आप हीमोग्लोबिन का लेवल देखिएगा, देखेंगे प्रेगनेंसी के अंदर, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल के साथ ही साथ, हीमोग्लोबिन के लेवल के साथ ही साथ आप देखोगे उसके अंदर कि उसके अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे का जो बच्चा भी वुम्ब में है, उस बच्चे के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, IUGR तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें देखेंगे प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, ठीक है। क्या एडल्ट में देखोगे, सर एडल्ट में देखेंगे अपन माल न्यूट्रिशन के साइन, ठीक है ना। कैसे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे माल न्यूट्रिशन के, सर हो सकता है कि उसके जो हेयर्स हैं वो हेयर्स अबनॉर्मली ग्रोथ किए हुए हों, ठीक है। सर देखेंगे कि उस बंदे के अंदर का जो स्किन है वो स्किन आपका डीस्क्वेमाइज हो रखा हो, डीस्क्वेमाइज स्किन का मतलब होता है जो स्किन अपने आप टूटता है। सर देखेंगे उस बंदे के अंदर कि उसका जो वेट है वो वेट कम है, अंडर वेट है वो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अपन मेजर करते हैं अंडर न्यूट्रिशन वाले बंदे में, चाहे वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से हो, प्रेगनेंसी के हो या एडल्ट से हो, ठीक है। सर क्या देखेंगे ओवर न्यूट्रिशन में, बहुत कम चांसेस है कि अपन जिस लेवल के ऊपर या सीएचओ जिस लेवल के ऊपर अपनी ड्यूटीज करता है वो ओवर न्यूट्रिशन वाले बच्चे मिले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है ओवर न्यूट्रिशन जहां भी होगा वहाँ एक चीज आएगी, वो आएगा आपका ओबेसिटी, ठीक है, ज्यादा खाना। जिस हिसाब से आज का माहौल चल रहा है आजकल का, उस हिसाब से आपके छोटे छोटे कस्बों में भी आजकल फास्ट फूड अवेलेबल है, छोटे छोटे कस्बों वाले भी पिज्जा बर्गर खाना स्टार्ट किया है, छोटे छोटे कस्बों वाले भी जो डाइट है उसके ऊपर ज्यादा लेना स्टार्ट किया, उस हिसाब से आपका ओबेसिटी है वो एक इसके अंदर बनता है। तो सर एक छोटा सा टॉपिक था किसका, माल न्यूट्रिशन का जो मीनिंग है बेटा वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा है, वो यह है कि माल न्यूट्रिशन एक ऐसा स्टेटस होता है जिसके अंदर माल का मीनिंग अबनॉर्मल है और न्यूट्रिशन का मीनिंग न्यूट्रिशन है। अबनॉर्मल बेटा कम लेना भी अबनॉर्मल है तो ज्यादा लेना भी अबनॉर्मल है, कम लेके यदि अबनॉर्मल हो रहा है तो उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे, ज्यादा लेके अबनॉर्मल होता है तो उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। अंडर न्यूट्रिशन से क्या क्या आएगा बेटा, सर्कमस्टेंसेस वो आएंगे जो अपन ने अभी डिस्कस किया है,
ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, अगला बात करते हैं आरडीए। ठीक है, बहुत परेशान करता है ये। ठीक है, इसका आरडीए, उसका आरडीए, हर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का आपका आरडीए। ठीक है ना, कैसा होता है और ये क्यों होता है और कब कब इसको देखना होता है, तो देख बेटा सुनना और समझना। आरडीए का मतलब है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज। ठीक है, देख बेटा अलाउंसेज का मीनिंग होता है मिलना, डेली का मतलब होता है रोजाना। ठीक है, रिकमेंडेड का मतलब होता है जो कि आपके लिए जरूरी हो, यानी कि जिस भी न्यूट्रिएंट्स का आप कंजप्शन कर रहे हैं, जिस भी न्यूट्रिएंट का आप कंजप्शन कर रहे हैं, उस मिलने वाले न्यूट्रिएंट का कितना मिलना जरूरी है। ठीक है, कितना मिलना जरूरी है, यदि वो आपका पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उस अमाउंट के अंदर आपको मिल रहा है तो दैट मीन आपका जो आरडीए या डेली रिकमेंडेड अलाउंसेज है वो आपका एकदम सही है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि बेटा 1 ग्राम आपका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का आरडीए होता है, डेली रिकमेंडेड अलाउंसेज होता है कितना, 1 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे देना होता है। ठीक है, अब देख आ गई बात। ठीक है ना सर, आरडीए का मीनिंग है कि आपको कम से कम इतना जो न्यूट्रिएंट है वो तो पर डे लेना ही चाहिए, ताकि आपका हेल्थ है उस हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, ताकि आपका हेल्थ है वो हेल्थ आपका ढंग से चलता रहे। ठीक है, चलिएगा सर बात करते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं अपन कि सर ये जो आपका आरडीए है, ठीक है ना, ये जो आरडीए है वो कहां तक बोलेंगे कि आरडीए आपका सत्यापित है। ठीक है, देख बेटा यदि किसी बंदे के अंदर जितना आरडीए रिकमेंडेड है उस आरडीए का यदि 96% मिलता है, उस आरडीए का यदि 96% तक मिल जाता है तो भी अपन मान लेंगे कि हाँ वो आरडीए है वो उसको अप्रोप्रिएटली अमाउंट है वो मिल रहा है। यदि आपका 96% से कम मिले तो उसको मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि वो न्यूट्रिएंट है वो अपने आरडीए को फॉलो कर रहा है। इसको समझेंगे कैसे, इसको ऐसे समझेंगे, देख बेटा सुन। ठीक है, मैंने बोला कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आपको चाहिए पर डे 1 ग्राम। ठीक है, यदि 1 ग्राम की जगह वो मेरे को 0.96 ग्राम भी मिल रहा है, यानी कि 1 ग्राम से कम है 0.96 ग्राम भी मिल रहा है, तो भी मैं इसको आरडीए के अंदर रिकमेंडेड कर सकता हूँ। और यदि मेरे को 95% मिलता है तो मैं उसको कभी नहीं गिनूंगा कि प्रोटीन का जो आरडीए है वो फुलफिल आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। कैसा सिंपल है कि सर आरडीए का जो मीनिंग होता है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज होता है, और रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज है वो क्या होता है, तो सर रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज जो है वो आपका कि कोई भी न्यूट्रिएंट है वो मिनिमम आपकी बॉडी में पर डे कितना चाहिए। ठीक है, पर डे कितना आपका अकाउंट अमाउंट है वो आपका डेली का चाहिए, जिसके बिना आपका हेल्थ है उसके ऊपर इंफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पर डे 1 ग्राम के आसपास आपका प्रोटीन नहीं लूंगा तो डेफिनेटली मेरा जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगा जो काम कभी प्रोटीन कर रहा था। ठीक है सर, अगला बात करते हैं। ठीक है ना, अगला बात करते हैं कि सर आपका कहां तक मैं बोल दूं कि यार ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा हो सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका पूरा का पूरा या आपको जितना अपना आइडिया बोला उतना मिले। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम नीचे ले इसको, कितना नीचे ले, ठीक है 9 पॉइंट या फिर आपका जो टोटल है उसका 96%। ठीक है, कैसे 96% को समझूंगा, तो मैंने 1 ग्राम प्रोटीन को आपको पॉइंटों में डिवाइड करके बोला है। ठीक है, कि देख बेटा यदि 1 ग्राम मिल रहा है तब तक तो बहुत बढ़िया चीज है कि आपका आइडिया है उस आइडिया को आप फॉलो कर रहे हो। यदि 1 ग्राम नहीं ले पा रहे हो आप 0.196 ग्राम ले लीजिएगा, यदि इतना भी आपको मिल रहा है तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपका। ठीक है सर, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ बिल्कुल एक क्लियर कट अपन ने एक चीज मेंशन की है। ठीक है ना, वो ये है कि सर जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा अक्षरों के अंदर लिख रखा है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है ना, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट के आरडीए को अपन ने यहाँ है वो क्लासिफाइड किया है। ठीक है, ये ले बेटा देख तेरे लिए बिल्कुल मैंने जूम किया, अब तेरे को दिखेगा, और अभी नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, देख कैसे। ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला लिखा मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट का आरडीए है, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको कितना चाहिए, तो देख बेटा यहाँ पहला लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट, दिख रहा है तेरे को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, पहला जो दिख रहा है वो तेरा कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा जो है वो प्रोटीन है, तीसरा जो है वो तेरा फेट है, चौथा जो फाइबर लिख रखा है बेटा ये फाइबर कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। ठीक है, बताऊंगा कब और कैसे काम आता है। ठीक है ना, चलिएगा अगला बात करते हैं। ठीक है ना, कि सर कार्बोहाइड्रेट कितना रिकमेंडेड है, सर 45 to 65%, अभी बोला था आपने 50 से 60% है वो आपका कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब ये बुक्स का अलग अलग वेरिएशन है, हर एक बुक में 5-7% का हो सकता है, तो सर 45 to 65% आपका क्या चाहिए होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है ना, आरडीए मेन एंड वुमेन में कम से कम 130 kg पर डे तो आप लीजिएगा। ठीक है, 130 ग्राम पर डे आप है कार्बोहाइड्रेट का सेवन कीजिएगा। ठीक है ना सर, अगला आपका प्रोटीन 10 to 35% ओनली। ठीक है, 10 to 35% कितना आरडी है, मेन के अंदर 56 और वुमेन के अंदर 46, यानी कि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। आरडी आप प्रोटीन का याद रखने के लिए बिल्कुल इजी है, 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। ठीक है, कितना फैट, ठीक है 20 to 30%, कौन सा फैट, अरे 6 पूफा 5% पूफा। ठीक है ना, ये पूफा क्या है, तो बेटा ये पूफा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा। ठीक है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज अ वेरी सिंपल। ठीक है ना, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बेटा, बीएमआई का मीनिंग होता है, बीएमआई का मीनिंग होता है क्या कि सर आपका जो वेट है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपके सामने एक वैल्यू जाती है उसको आप बीएमआई बोलते हो। ठीक है, ये आपका सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है किसको लेके, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन को लेके, आपका नॉर्मल वेट और अब नॉर्मल वेट को लेके। ठीक है, वापस बोल रहा हूं बेटा, बीएमआई जो है वो क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मीटर इन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका जो वेट है उसमें भाग दीजिएगा आपकी हाइट का मेजरमेंट कैसे, मीटर में करके, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा, उसका जो वर्गमूल आता है उसका भाग दीजिएगा आप हाइट में, सॉरी वेट में। जब आप उस वर्गमूल का भाग दोगे वेट में तो जो सामने नंबर आएगा वो नंबर आपको कहलाएगा क्या, बीएमआई। ये होना चाहिए आपका 18.5 to 24.5, ये नॉर्मल आपका बीएमआई होता है।
ठीक है, एक इंसान का होना चाहिए, हेल्दी इंसान का। यदि किसी का बीएमआई इस दोनों के बीच में है, ठीक है ना, 18.5 टू 24.5 इस नंबर के बीच में आता है तो वो नॉर्मल बीएमआई है, उस बंदे का वेट है वो नॉर्मल है। यदि 18.5 से कम आता है तो उसका जो वेट है वो वेट कम है, वो अंडर न्यूट्रिशन है, वो अंडर नरिशमेंट है। यदि उसका वेट 24.5 से ज्यादा आता है इसका मतलब वो ओवर नरिशमेंट है। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, अगला बात करते हैं ओवर न्यूट्रिएंट है वो, ठीक है ना। सर अगला बात करते हैं कि ये जो बीएमआई है वो क्यों जरूरी है। देख बेटा, इसका वेट कम आ रहा है मतलब कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, और ग्रोथ नहीं होती है न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से, न्यूट्रिएंट कम मिलने की वजह से। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसको न्यूट्रिएंट कम क्यों मिला है, उसके पीछे के बहुत सारे कोज हो सकते हैं। ठीक है सर, ओवरवेट एक ही कोज हो सकता है, ज्यादा खा रहा है बच्चा। ठीक है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इस बीएमआई के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपका लेक्चर हुआ था जिसके अंदर आपने देखा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, और उसमें ओबेसिटी के अंदर सर ने उसको बहुत डिटेल में आपका डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं अश्विन बेटा, जिनोमिक ऑफलाइन बेच में आना, सब बात चीजों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर। ठीक है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, देख बेटा सुनना, बेसल, बेसल का मतलब होता है बेसिक, या बेसल का जो मीनिंग है वो बेसिक से है। ठीक है, बेसिक का यह मीनिंग है मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, यानी कि एक किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को अपने जो बॉडी है उस बॉडी की रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज में जिस आपके मेटाबॉलिक रेट की, या जिस एनर्जी की, या जिन एटीपी की जरूरत पड़ती है, उन एटीपी की नीड को, या उस मिनिमम आपके मेटाबॉलिक रेट को, या उस मिनिमम मेटाबॉलिक नीड को मैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलता हूं, या बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलता हूं। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, सुनना, इसको एग्जांपल से देखा हूं, समझ में आएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बेसिक, बेसिक मतलब मिनिमम। ठीक, कितना मिनिमम। ठीक है, कि देख बेटा, ये कोई बंदा है, उस बंदे की पूरी रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपका जिनोमिक के उन लोगों के बारे में, ठीक है ना, जो भी दोपहर में 1-1:30 बजे से क्लास ले रहे थे, सुनना उनके बारे में। वो 1:30 बजे से क्लास ले रहे थे बेचारे, 7:30 बजे तक, 8:30 से लेकर ये क्लास पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो 1:30 बजे से लेकर इतने टाइम तक कंटिन्यूस अपनी बॉडी को एक्सर्शन कर रहे थे। इसके बाद में वो खाना खा के सोएंगे। जब वो सोएंगे तो ये सोचो कि उनको पूरी दिन भर की थकान की वजह से उनको कितनी अच्छी नींद आएगी। उनकी उस अच्छी नींद में जब वो फुली रेस्टिंग फेज में है, जब वो फुली की फुली रेस्टिंग फेज में है, फुली रेस्टिंग फेज में जब वो बंदा है, तो उस रेस्टिंग फेज में भी उसका जो रेस्पिरेशन है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। यदि रेस्पिरेशन नहीं चलेगा तो अब वो आगे की कहानी है। ठीक है सर, रेस्पिरेशन चलेगा, ठीक है सर, उसका कार्डियक सिस्टम है वो काम करेगा, उसका नर्वस सिस्टम काम करेगा, उसकी मसल्स काम करेगी। अरे बेटा, इस रेस्पिरेशन को चलने के लिए, कार्डियक सिस्टम को चलने के लिए, नर्वस सिस्टम को चलने के लिए, मसल्स को चलने के लिए आपके एनर्जी की जरूरत है कि नहीं है। ऑब्वियसली इसको चलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, लेकिन ये मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकता मैं। ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, इसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन बोलते हैं, ठीक है ना, इसी मिनिमम। ठीक है, ये क्या हुआ रे, चुप हो जाओ भाई। ठीक है, वन फादर ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वन फादर ऑफ न्यूट्रिशन, एंटोनी डेवोस्टियर, न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ये क्वेश्चन बताया नहीं इंट्रोडक्शन में। भाई साहब, फ्री टेस्ट सीरीज वाले भाई साहब जी, मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है ना, जब आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता है तो कहाँ दिक्कत है। लो मैं बता देता हूँ, लो आपकी नकल करके बता देता हूँ। एंटोनी डेवोस्टियर जो है वो फादर ऑफ न्यूट्रिशन है। अब आप खुश हैं? ठीक है, कहाँ से आते हैं ये लोग? ठीक है, ठीक है, कहाँ से आते रहिए, ठीक है ना। फर्स्ट टेस्ट सीरीज अब आप रिट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मूलचंद मीना प्लीज, ठीक है। अब ठीक है भाई साहब, आप खुश हैं? ठीक है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती उन लोगों के बारे में, व्हाई शुड यू डू द असेसमेंट ऑफ ए टीचर, नॉट मी। मैं तो भी बच्चा हूँ यार, ठीक है ना, चलेगा, कोई ना, बहुत सारे जो टीचर हैं उन टीचरों का मैं बच्चा हूँ, ठीक है ना, समझ के सीख के हम लोग पढ़ाना चालू कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, कि क्या ही ये लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या आपने इस फादर ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा, ठीक है ना, बाकी सारा नॉलेज ले लिया है? चलिएगा, उन फादर ऑफ न्यूट्रिशन को हमारा परिणाम कि उन्होंने न्यूट्रिशन बनाया और आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स आते हैं, डेढ़ होशियार बोलते हैं इनको, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच, वो जो भी फ्री टेस्ट सीरीज वाले भाई साहब थे, काफी लंबे टाइम से बोल रहा था, आपने मेरे को थोड़ा सा रुकने का मौका दे दिया, थैंक यू सो मच। चलिएगा, वी विल कंटिन्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कि सर इस मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम के टाइम में जब आपका बेसल मेटाबॉलिक, जो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को मैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलता हूं। अरे समझ में आ गया बेटा, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को, बीएमआर को चलाने के लिए आपके हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिसको T3 एंड T4 बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। और ये जो थायराइड हार्मोन है, ये जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4, ये जरूरी होते हैं बीएमआर को चलाने के लिए, जैसा कि आपने कल नाइट में बहुत अच्छी मेहनत से क्लास है वो अटेंड किया था। चलिएगा, अगला बात करते हैं। ठीक है सर, फंक्शन ऑफ फूड, अरे अभी बाकी रहा है क्या फंक्शन ऑफ फूड? ठीक है, हो गया बेटा, खूब सारा फंक्शन ऑफ फूड। क्या फूड हो गया बेटा? फूड जरूरी है, ठीक है ना, खाना है वो जरूरी है। किसके लिए खाना? इस चीज के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बने, एनर्जी प्रोडक्शन हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो। ठीक है सर, हाइट किसकी वजह से नहीं बढ़ती है बताओ? ठीक है, दिनसू सोलंकी, बहुत सारी चीज़ों से नहीं बढ़ती है बेटा। हाइट नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। हाइट नहीं बढ़ने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन की कमी होना, या ग्रोथ हार्मोन का कम रिलीज होना। उससे भी बड़ा कारण होता है वो होता है जेनेटिक। आपका जेनेटिक में कभी ऐसा, सपोज कीजिएगा कि अपना जो जेनेटिक में कभी आएगा किसे, अपने माताजी और पिताजी से। ठीक है, मान लीजिएगा कि वो जीन जिसका काम था हाइट बढ़ाना, वो पिताजी में भी वो हाइट कम थी, माताजी में भी वो हाइट कम थी, या माताजी के पिताजी वाली पीढ़ी में किसी की हाइट कम थी, या पिताजी की पीढ़ी में किसी की हाइट कम थी, तो ये जीन से वो अपनी फैमिली से तो ट्रांसफर होकर अपने अंदर आ रहे हैं। सपोज कीजिएगा वो जीन ही अपना वो है कम हाइट वाला, तो अपनी हाइट कहाँ से बढ़ेगी? अगला हो सकता है कि बेटा अंडर नरिशमेंट हो बच्चा, ठीक है ना, उसका नरिशमेंट है वो ढंग से नहीं निकल गया हो, ठीक है ना। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, क्या फूड होता है? ठीक है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, अरे इसीलिए तो सीधा सीधा बता रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, फूड
बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, उसका काम होता है एटीपी बनाना जनरली, ठीक है। फूड बॉडी के अंदर क्या करता है, बॉडी के अंदर अदर केमिकल्स का फॉर्मेशन करवाता है। अदर केमिकल, कौन से अदर केमिकल? तो बेटा वो हो सकता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, वो हो सकते हैं आपके हार्मोन्स, वो हो सकते हैं आपके एंजाइम, वो हो सकता है आपका एंजाइम, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं, ठीक है ना। किस तरह आपका जो फूड है वो क्या करेगा बेटा, ये बॉडी के अंदर ये क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर आपका जो मसल्स है उन मसल्स को बिल्डिंग का काम करेगा, मसल्स बिल्डिंग का काम करेगा। फूड क्या करेगा बॉडी के अंदर, आपका डेवलपमेंट कराएगा, डेवलपमेंट करवाएगा। और बेटा डेवलपमेंट से मीनिंग है आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होना, ठीक है, ब्रेन की ग्रोथ, आपका ब्रेन का ग्रोथ होना। और जब ब्रेन ग्रोथ करेगा तो ऑटोमेटिकली स्किल्स आएंगी, और वो जो स्किल्स है वही आपका डेवलपमेंट है। तो ये सर्टेन आपके काम हो सकते हैं फूड के। फूड का काम होता है बेटा आपकी इम्यूनिटी को बनाना, इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, इम्यूनिटी बनाना, आपको ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करके रखना, ये सारे सारे काम है वो होते हैं। तो बेटा यहाँ एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिस टॉपिक का नाम था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन है वो भाई साहब से मिल गया था, बाकी बचा न्यूट्रिशन अपने करवा दिया, ठीक है। देखिएगा बेटा अगला टॉपिक आता है आपका पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ले रहा हूं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वेरी सिंपल वेरी इजी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिएगा सर, सबसे पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी कार्बोहाइड्रेट को आल्सो नोन एज सैकराइड, आल्सो नोन एज सैकराइड, इसी कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं सैकराइड्स, ठीक है। क्या होता है ये सैकराइड या कार्बोहाइड्रेट? तो बेटा ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है। ये ग्रुप होता है किसका? विजयराज नहीं सर, कमेंट्स पर ध्यान मत दो सर, ठीक है। विजयराज ये बता मेरे को कमेंट के थ्रू बता रहे हो, ठीक है। चलिएगा ग्रुप ऑफ, ठीक है ना। चलिएगा जब वापस अपनी स्पीड को ऊपर आते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ, ठीक है, सैकराइड या आपका कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप होता है किसका? ग्रुप ऑफ शुगर, शुगर का ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टार्च, ग्रुप ऑफ स्टार्च एंड ग्रुप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट हो, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट हो, इन तीनों के बने हुए ग्रुप को, इन तीनों के बने हुए ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? इन तीनों के बने हुए ग्रुप को ही अपन सैकराइड बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। सर ये तो हुआ है किसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ग्रुप ऑफ शुगर, अरे शुगर मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 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 और सारा ग्लूकोज मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इज इट ओके? ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं बेटा इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है ना। ये एक छोटा सा था बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। कैसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये? कैसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से CHO, मजा आ गया तुम सबको, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों से मिलकर बने हुए कंटेंट को अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। जैसे देखो आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का फॉर्मूला होता है कार्बन, इधर COH, इधर H, इधर R और इधर आपका NH3, ठीक है ना, NH2, ठीक है ना। सुनना बेटा इसको, NH2, कार्बन, COH, R, H, देख हाइड्रोजन ये रहा, कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। अरे साइंस टेट स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री तो पढ़ी है, ठीक है, उसमें भी पता चलता है यार, ठीक है ना, किस फॉर्मूले में ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों चीजों से तो बना हुआ यहाँ पे भी है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कि सर तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कौन सा कैसा आपका होगा? तो साइता किस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट है वो साइता कुछ इस हिसाब से होगा, यानी OH ग्रुप, OH ग्रुप को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपने रिमेंडरी के थ्रू। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है किसका? कीटोन का, या फिर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, ठीक है। या फिर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या फिर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड हो, उस ग्रुप को मैं बोलता हूं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बस इतना सा केमिस्ट्री बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कि सर कार्बन अपने आप में क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जैसा कि अपन ने फूड के अंदर बात किया था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वहां पे भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना। अगला बात करते हैं सर, ठीक है, अगला बात करते हैं क्या कि सर आपका जो ये है, ठीक है ना, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपोनेंट है ये किस हिसाब से व्यवस्थित रहता है? तो ये व्यवस्थित रहेगा कि बेटा OH ग्रुप जो है जिसका पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं, ये OH ग्रुप या तो कीटोन प्रेजेंट रहेगा इस OH ग्रुप के साथ में, या इस OH ग्रुप के साथ में एल्डिहाइड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा OH ग्रुप में कीटोन और एल्डिहाइड साथ में आ जाए, यदि ऐसा है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वो तभी हो सकता है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या क्या होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो। सर क्या क्लासिफिकेशन होता है इस आपके कार्बोहाइड्रेट का? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देख बेटा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सैकराइड, नंबर ऑफ सैकराइड, सैकराइड, नंबर ऑफ सैकराइड, ठीक है। चलिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड, ठीक है। ऑन दिस बेसिस ऑन द नंबर ऑफ सैकराइड, बेटा इसके बेसिस पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका एक इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर देख बेटा मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड, सैकराइड, नंबर ऑफ सैकराइड, नंबर ऑफ सैकराइड के अंदर देख बेटा सबसे पहला है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, सैकराइड का मतलब शुगर, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि किससे बना हो? सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ सैकराइड से बना हुआ हो, उसको मैं बोलता हूं मोनोसैकराइड। और ये सबसे सिंपलेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो सर मोनोसैकराइड क्या है, साथ ही साथ लिखते रहना यहाँ, मोनोसैकराइड, मोनो का मतलब एक, सैकराइड का मतलब क्या हुआ? शुगर। सैकराइड से मीनिंग क्या हुआ? शुगर। तो मोनोसैकराइड क्या है? मोनोसैकराइड वो आपके केमिकल है या फिर वो आपके कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है आपका शुगर का। डाइसैकराइड दो, पॉलीसैकराइड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? पॉलीसैकराइड होते हैं 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा यदि मोनोसैकराइड एक साथ जुड़े तो उसको अपन पॉलीसैकराइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। देख वापस बोल रहा हूं इसके क्लासिफिकेशन को, ठीक है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। मोनो डाई पॉली, दैट्स ऑल। मोनो एक सैकराइड यानी कि जिसमें एक सिंगल सैकराइड हो वो आपका मोनोसैकराइड, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन सा आपका? दूसरा है आपका डाइसैकराइड। क्या होता है डाइसैकराइड? वो क्या होगा जो कि आपका जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल हो सैकराइड के। तीसरा क्या है? पॉलीसैकराइड, वो जिसमें ज्यादा आपके सैकराइड्स हो, कितने ज्यादा? 10 से ज्यादा, उसको क्या बोलोगे? पॉलीसैकराइड बोलोगे। क्या एग्जांपल होता है मोनोसैकराइड का? तो बेटा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैक्टोज, तीन तो होते हैं आपके मोनोसैकराइड। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैक्टोज ये तीन तो होते हैं आपके मोनोसैकराइड। अगला कौन होता है बेटा? डाइसैकराइड। कौन कौन सा होता है डाइसैकराइड के अंदर? तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है बेटा। तीसरा होता है आपका पॉलीसैकराइड, इसके अंदर आता है आपका स्टार्चेज आता है, फाइबर आता है और ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। देख बेटा सुनना इसको, समझना थोड़ा सा, ठीक है। अपन बात कर रहे थे मोनोसैकराइड का। मोनोसैकराइड आपके तीन थे, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था और तीसरा था वो गैक्टोज था, गैक्टोज था। बात कर रहे थे डाइसैकराइड की तो वहां था माल्टोज, अगला था आपका सुक्रोज, उससे अगला था लैक्टोज, उससे अगला था लैक्टोज। बात कर रहे थे पॉलीसैकराइड का, तो पॉलीसैकराइड के अंदर था आपका स्टार्च, पॉलीसैकराइड के अंदर था आपका फाइबर और पॉलीसैकराइड के अंदर था आपका ग्लाइकोजन। अरे देख पढ़ा होगा भाई तूने, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज,
यानी कि जब बहुत सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी में हो जाता है, यदि बहुत सारा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर स्टोरेज होता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोजन। अरे भाई जब स्टोरेज होगा ग्लूकोज का तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ अपने साथ जुड़ेंगे तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल एक नहीं हुए, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल हुए तो उसी को मैंने पॉलीसेकेराइड बोल दिया। क्या बोल दिया उसको? पॉलीसेकेराइड बोल दिया। अगला कौन है बेटा? फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से लिखना फाइबर के बारे में। फाइबर बेटा, ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपका होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ये जो फाइबर्स है वो होते हैं पॉलीसेकेराइड। कैसा पॉलीसेकेराइड होता है बेटा? इसके अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज होता है, ठीक है। देख बेटा, सेल्यूलोज जो है वो जनरली किसमें होता है? होता है हरे चारे में। हरे चारे में। कौन सा चारा? वो चारा जो गाय भैंस खाते हैं, ठीक है, जो गाय भैंस खाते हैं, ठीक है ना, उस चारे के अंदर होता है आपका सेल्यूलोज। ठीक है, सुनना मेरी बात को यहाँ। फाइबर किसमें होता है? फाइबर बेटा वो होता है सेल्यूलोज के अंदर, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड कैसा? ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज किसमें ज्यादा होता है बेटा? वो होता है हरे चारे में, जो कि जानवर खाते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, अगला बात करते हैं, ठीक है ना। हरे चारे में होता है, ठीक है ना। ये जो हरे चारे में सेल्यूलोज है इसका बेटा कभी भी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन नहीं होता सेल्यूलोज का, क्योंकि ह्यूमन के पास में वो एंजाइम्स नहीं होते जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। और जब वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होगा। और बेटा डाइजेशन नहीं होगा तो ये जो फाइबर है, इन फाइबर का जब आपका ह्यूमन आपका कंजप्शन करेगा तो बिना डाइजेशन होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो है वो बल्क ऑफ स्टूल वो इंक्रीज करेंगे। और बल्क ऑफ स्टूल इंक्रीज करेगा तो बेटा उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है, ठीक है ना, कि जो कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट होता है उस कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को हाई फाइबर डाइट दो। क्या मीनिंग हाई फाइबर डाइट का बेटा? हाई फाइबर डाइट का मीनिंग है कि वो डाइट जिसके अंदर आपका सेल्यूलोज ज्यादा हो, जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर जो है वो क्या करता है? बल्क ऑफ स्टूल को बढ़ाता है, ज्यादा स्टूल फॉर्म करता है। और जब ज्यादा स्टूल फॉर्म होगा तो मेरे को एक चीज बताएगा कि आपका जो एनाल इंस्पेक्टर है वो कुछ ऐसी ही फिजियोलॉजी पे काम करता है बेटा। एनाल इंस्पेक्टर स्पेशली जो आपका इंटरनल एनाल इंस्पेक्टर है, फिजियोलॉजिकल इंस्पेक्टर होता है, वो इंस्पेक्टर तब तक ओपन नहीं होता जब तक उसके ऊपर एप्रोप्रिएट अमाउंट का फोर्स नहीं पड़े, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होने का एक बहुत बड़ा कारण है आपका कम खाना खाना, ठीक है सर। दिखता है आजकल, ठीक है ना, लोग क्या करते हैं कि खाना नहीं खाते उसे बचने के लिए कि मैं मोटापा नहीं आए, मोटापा नहीं आने के चक्कर में वो खाना कम खाएंगे, ठीक है, ठीक। जब खाना नहीं खाएंगे, जब खाना नहीं आएगा तो बेटा बल्क ऑफ स्टूल कहां से बनेगा? और बल्क ऑफ स्टूल नहीं बनेगा तो इंटरनल इंस्पेक्टर है वो कभी भी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, और स्टूल है वो पास नहीं होगा तो उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। वो बोलेगा मेरे को कब्ज की समस्या है, उसमें समस्या नहीं है, समस्या उसने खुद ने बनाई है। तो उसको बोले काम कर यार, तू एक काम कर, तू फाइबर्स ले, तू सलाद खा ज्यादा से ज्यादा, तू पपीता खा ज्यादा से ज्यादा, तू ककड़ी खा, ठीक है ना, तू वो चीजें खा जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो, ठीक है। तो जब वो फाइबर्स वाली चीज खाएगा तो उसको गाजर का बोलो भी, आपकी सर्दी की गाजर के हलवे के बारे में बोलो, उसको बोल के तू गाजर खा। जब वो फाइबर्स वाली चीजें खाएगा तो फाइबर से उसका कभी डाइजेशन होकर बॉडी में तो जाएगा नहीं वो, ठीक है। और जब बॉडी में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा? वो जो है बल्क ऑफ स्टूल को बढ़ाएगा। अब जब ज्यादा बल्क ऑफ स्टूल आपके इंटरनल इंस्पेक्टर पे पहुंचेगा तो इंटरनल इंस्पेक्टर के ऊपर आपका प्रेशर लगेगा, जिससे नेचर कॉल होगी, और नेचर कॉल होने से वो आपका डेडिकेट करेगा और उसको एक समस्या से निजात मिलेगी, जिस समस्या का नाम कब्ज था, ठीक है। सो और भी नहीं मिले तो कौन सा है आपका गैस्ट्रोफास्ट करके जो चूर्ण आता है वो चूर्ण दीजिएगा, ठीक है, चलिएगा सर। ये होता है आपका फाइबर। सर अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं अपन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, और ये जो मोनोसेक्राइड है वो था आपका पहला ग्लूकोज। जल्दी जल्दी इनके काम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देख बेटा, ग्लूकोज के बारे में स्टार लगा के लिखना, ठीक है ना। ये जो ग्लूकोज है वो वही ग्लूकोज है जो कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज। ये वही ग्लूकोज है जिसको आप डेक्सट्रोज बोलते हो, डेक्सट्रोज, ठीक है ना। कैसा डेक्सट्रोज? जो आप आईवी देते हो, ठीक है बेटा, उस डेक्सट्रोज में भी वही ग्लूकोज होता है जो ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में भी वही ग्लूकोज है जो आपने खाने में खाया है। तीनों ग्लूकोज एक ही है। और जब तीनों ग्लूकोज एक ही है, इसी वजह से जब आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आप डेक्सट्रोज देते हो, ठीक है ना। सुविधा पोस्टर गुड नाइट, सो जाओ बेटा, टाइम हो गया, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना सर। हाइपोग्लाइसीमिया के टाइम आप क्या करते हो? आईवी डेक्सट्रोज देते हो। आईवी डेक्सट्रोज दोगे मतलब आप ग्लूकोज दे रहे हो, और आप वही तो ग्लूकोज दोगे ब्लड के अंदर जो पहले ब्लड के अंदर है। तो बेटा डेक्सट्रोज का मीनिंग भी वही है, ग्लूकोज का मीनिंग भी वही है, और आपके ब्लड ग्लूकोज का मीनिंग भी वही है। तीनों आपके है वो इक्वल है, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, अगला बात करते हैं। ये जो आपका ग्लूकोज है या फिर आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है ना बेटा, ये ब्लड ग्लूकोज आपकी बॉडी में क्या करता है? ये एनर्जी प्रोडक्शन का, एनर्जी प्रोडक्शन का, एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है किसका? एनर्जी प्रोडक्शन का। और बेटा ह्यूमन बॉडी में एनर्जी बनाने का जो काम है वो या एनर्जी है वो होता है आपका एटीपी। यानी कि ये जो आपका ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज एटीपी बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करता है बेटा? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और ये जो एटीपी है यही बॉडी का एनर्जी है, एनर्जी है। इसी एटीपी के दम पे, इसी एटीपी के दम पे मैं अभी बोल पा रहा हूँ, इसी एटीपी के दम पे आप सुन पा रहे हो, इसी एटीपी के दम पे आप सोच पा रहे हो, इसी एटीपी के दम पे आप ये पूरी पूरी क्लास वो खत्म कर पाओगे, ठीक है। और वो जो एटीपी है वही आपकी बॉडी का एनर्जी है। बोलते हैं अपन कि मैं थक गया हूँ, थकने का मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी कम होने का मतलब एटीपी कम होना, एटीपी कम होने का मतलब कि इसमें से ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो गया, ठीक है बेटा। ये जो आपका ग्लूकोज है, ऐसा बोला जाता है कि ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज जो है वो मोस्ट अबेंडेड मोनोसेक्राइड है, मोस्ट अबेंडेड मोनोसेक्राइड है, ठीक है। मोस्ट अबेंडेड मोनोसेक्राइड है। अबेंडेड का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हो, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हो, यानी कि ये वो मोनोसेक्राइड है जो सबसे ज्यादा संख्या में आपका प्रेजेंट होता है। बेटा अगला स्टार लगा के लिखना, 2 स्टार लगा के, 3 स्टार लगा के, 4 स्टार लगा के। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ही आपका सबसे प्राइम आपका न्यूट्रिएंट होता है जो ब्रेन के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देख बेटा सुन, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ जनरली, ठीक है ना, कि सर आपका जो ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो ब्रेन है वो ब्रेन इतना आपका सीधा साधा प्राणी है। इस ब्रेन को आप सुबह से लेकर शाम तक, इस ब्रेन को आप सुबह से लेकर शाम तक ग्लूकोज दिए जाओ, फ्री ऑक्सीजन दिए जाओ, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर उसमें एटीपी बनाए जाएंगे और आपका जो ब्रेन है वो काम करता रहेगा। ब्रेन को यदि ढंग से काम में लेना है, ब्रेन को ढंग से काम करना है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा बेटा, ग्लूकोज का लेवल कम होते ही सबसे पहले ब्रेन है वो अपनी एनर्जी बनाना कम करेगा, और जब एनर्जी ब्रेन से आपकी कम होती है तो बॉडी को थकान फील होती है, बॉडी के अंदर आप है वो उबासियां लेना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं, थका हूं, हरा हूं, ठीक है, वो सारा एक वजह से होता है जिसमें आपका ग्लूकोज है, ठीक है। इसलिए ट्राई किया करो जब भी क्लास के लिए बैठो, क्लास से जस्ट पहले थोड़ा सा फ्री ग्लूकोज लेके बैठो, ठीक है ना। कैसा फ्री ग्लूकोज? चॉकलेट खाओ आप, ठीक है, चॉकलेट दो मत खाओ, ठीक है। कैसा ग्लूकोज आप लेके बैठो? यानी अपडेट रिगार्डिंग सीएचओ एग्जाम, बिल्कुल अपडेट है हमारे पास सीएचओ एग्जाम का। सीएचओ एग्जाम तब तक नहीं होगा जब तक जिनोमी वाले अपना सिलेबस नहीं करवा देंगे। और आज सीएचओ का एग्जाम हो गया तो क्या आप लगने लायक हो क्या? ठीक है सर जी, आपका एटीपीटी वेरी गुड, बिल्कुल भाई चाहिए तो हमें,
ठीक है, सरस्वती चौहान इसलिए बोलते हैं कि पढ़ते हुए मीठा खाइए। बिल्कुल, जितना ग्लूकोज खाओगे बेटा उतना ही ग्लूकोज आपके ब्रेन के अंदर मिलेगा और ब्रेन मिलने से ब्रेन में उस थकान नहीं होगी। इसलिए क्या करो अपने आपको, ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम याद रखो अपने पास में चॉकलेट रखो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, ठीक है ना, बिस्किट यूज किया करो। इसलिए ब्रेक आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसका प्रिंसिपल सामने आ जाता है, ठीक है ना, कि एटलीस्ट आप सुबह सुबह उठे तो आप ब्रेकफास्ट करो, तो ब्रेकफास्ट करोगे तो उससे ग्लूकोज मिलेगा, आपका ब्रेन है वो हेल्दी रहता है। स्पेशली ये जो भी सीएचओ एग्जाम का पूछ रहा था भाई, ठीक है ना, सीएचओ एग्जाम का पूछ रहा था, आपके लिए बोल रहा हूं मैं डियर, स्पेशली एग्जाम में बैठने से पहले ग्लूकोज का सेवन करके बैठे, ग्लूकोन डी साथ में ले जाना, ठीक है ना, एग्जाम के 5 क्वेश्चन तो आप सीधे से निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिएगा, एटीपी प्रोडक्शन का बेटा अगला जो मोनोसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड होता है, वो मोनोसेक्राइड होता है आपका ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर बोलते हैं इसको बेटा। ये जो ग्लैक्टोज है, ये जो आपका मिल्क शुगर है, ठीक है ना, ये क्या काम करता है, ये मिलता है आपको मिल्क में, ठीक है, मिल्क में। ये क्या क्या काम करता है बेटा, इसी मिल्क शुगर को या ग्लैक्टोज को बोलते हैं आल्सो नोन एज ब्रेन शुगर। बड़ा कंफ्यूजन है ब्रेन शुगर कि सर अभी तो आप ग्लूकोज को शुगर बता रहे थे ब्रेन का, नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि ब्रेन में एनर्जी का काम ग्लूकोज करेगा। तो सर ये ब्रेन शुगर और क्या बोला है बेटा, ब्रेन शुगर वो शुगर होता है जो ब्रेन की सेल्स को, ब्रेन सेल्स को ग्रोथ करवाए, ठीक है। जब ब्रेन की सेल्स ग्रोथ कर लेगी तो ग्रोथ करने के बाद में जो सेल बनेगी उस सेल में एनर्जी देने का काम ग्लूकोज करेगा। पहले सेल तो बना ले, ठीक है, बहुत सारे लोगों की सेल नहीं है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, ठीक है। सर होगा क्या, मैं ग्लैक्टोज के बारे में बात कर रहा था, ग्लैक्टोज क्या, ग्लैक्टोज इज द मिल्क शुगर, मिल्क शुगर है यानी कि दूध में मिलता है अपने को। क्या काम करता है बेटा, इसी को आप बोलते हो ब्रेन शुगर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कंफ्यूजन करने वाला है ग्लूकोज के साथ में ये, ठीक है। और जब क्लास में इसको ये कंफ्यूजन करने वाला है तो देख बेटा सुन इसको, ब्रेन शुगर, ये ब्रेन शुगर बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन सेल की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अरे देख बेटा सुन तू समझ इसको, ठीक है ना। बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आता है, ठीक है। क्या आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगा, क्या फायदा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का बेटा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये होगा, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो माता जी का जो मिल्क होगा वो मिल्क बच्चे को मिलेगा और बच्चे के अंदर पहुंचेगा ग्लैक्टोज। ये जो ग्लैक्टोज है वो सीधा का सीधा उसकी जो ब्रेन की जो सेल्स है उन सेल्स की ग्रोथ करवाएगा। और बेटा जब ब्रेन की सेल ग्रोथ करेगी तभी तो उसमें डेवलपमेंट होगा, और जब डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ नहीं करेगी तो डेवलपमेंट कराओगे किसका। इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए सर, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ब्रेन के ग्रोथ कराने के लिए। हाँ, एक बार सेल ने ग्रोथ कर लिया, ब्रेन की कोशिकाएं बन गई, ब्रेन की कोशिकाएं न्यूरॉन्स होते हैं, यदि ये न्यूरॉन्स बन गए तो इन न्यूरॉन्स को चलने के लिए आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ये एटीपी देगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, तो जिंदगी भर देता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की जो ग्रोथ है वो एक टाइम आने के बाद में रुक जाती है, ठीक है। चलिएगा, और कुछ लोगों की तो ग्रोथ चल रही है अभी भी, ठीक है ना, मैं इधर कमेंट की तरफ देखो तो दिख जाएगा मेरे को, ठीक। चलिएगा, रंजीत सैनी, ठीक है, रंजीत सैनी, इज इट राइट पैलेस टू टॉकिंग लाइक दिस। यदि आपका ईमान अंदर से बोलता है कि हाँ तो भगवान आपकी रक्षा करे, और बोलता है नहीं तो फिर क्यों कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, धर्मराज चौधरी, यदि आप वही धर्मराज जी हो जिन धर्मराज जी को मैं जानता हूं तो मेरा सादर प्रणाम आपको, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, अगला तो आपका फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। ये बेटा जो फ्रुक्टोज है, ये जो फ्रुक्टोज है आपका, इस फ्रुक्टोज को भी आप मोनोसेक्राइड बोलते हो, ठीक है। ये भी आपका मोनोसेक्राइड है, ये भी आपका मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड क्या करता है बेटा, फ्रुक्टोज, ये जो फ्रुक्टोज वाला जो मोनोसेक्राइड है वो काम करता है क्या बेटा, ये काम करता है आपके बॉडी के अंदर, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म है, इन स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन का काम है वो फ्रुक्टोज करता है, ठीक है। स्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन का काम है वो आपका फ्रुक्टोज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपका जो फ्रुक्टोज है वो काम करता है बेटा। ये फ्रुक्टोज है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उस पेशेंट में जिस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस हो, ठीक है। बस दो इसका याद रखना, ठीक है, दो याद रखना बेटा, ठीक है। मोनोसेक्राइड, ठीक है ना, ये जो मोनोसेक्राइड है वो क्या करता है, कौन सा आपका फ्रुक्टोज, एक तो ये जो है इसको न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करता है, इसको आपका नरिश करता है। दूसरा ये क्या करता है बेटा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डायबिटिक मेलाइटस में, क्योंकि डायबिटिक मेलाइटस के जो कॉम्प्लिकेशंस है उन कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिएगा बेटा अगला बात करते हैं डाइसेक्राइड का। डाइसेक्राइड, सबसे पहला जो डाइसेक्राइड था बेटा वो था माल्टोज, माल्टोज जो सबसे बढ़िया अगला था वो बेटा आपका, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है सर, अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है तू, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्यों परेशान हो रहा है फालतू के अंदर, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है ना, तो भाई जाके रेस्ट कर आराम से, ठीक है ना। चलिएगा डाइसेक्राइड माल्टोज, ठीक है। देख बेटा डाई का मतलब क्या होता है, दो, सेक्राइड का मतलब क्या, शुगर मॉलिक्यूल, वो सेक्राइड जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उस दो शुगर मॉलिक्यूल वाले सेक्राइड को मैं क्या बोलूंगा, डाइसेक्राइड। ये जो डाइसेक्राइड है, ये जो डाइसेक्राइड है वो सबसे पहला डाइसेक्राइड आता है माल्टोज। दो सेक्राइड कौन कौन से, एक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनने वाले डाइसेक्राइड को माल्टोज बोलता हूं। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर लैक्टोज, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, ठीक है। तीसरा बनता है बेटा इसी के अंदर सुक्रोज, सुक्रोज ये बनता है ग्लूकोज प्लस आपका फ्रुक्टोज से, यानी कि वो डाइसेक्राइड जो ग्लूकोज है प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है उस कंबाइंड रूप से उस ग्लूकोज या उस डाइसेक्राइड को मैं बोलूंगा माल्टोज। वो डाइसेक्राइड जो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बना है उसको मैं बोलूंगा लैक्टोज। वो डाइसेक्राइड जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना है उसको मैं बोलूंगा सुक्रोज, ठीक है। ये तीन आपके डाइसेक्राइड हो गए, ठीक है। तो बेटा अपन मोनोसेक्राइड के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। मोनोसेक्राइड का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है ऑन द नंबर ऑन द बेसिस ऑन द नंबर ऑफ सेक्राइड्स, कितने सेक्राइड्स होते हैं, एक सेक्राइड है तो वो मोनोसेक्राइड है, दो सेक्राइड है तो डाइसेक्राइड है, आपके दो या आपके 10 से ज्यादा है तो वो आपका पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। बेटा जो मोनोसेक्राइड है उसमें तीन थे, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, लैक्टोज था। क्या काम कर रहा था ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, आपकी बॉडी में एटीपीज बनाता है, ठीक है। किसके साथ में मिलकर एटीपी बनाता है तो बेटा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपका एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये जो एटीपी है वही आपकी बॉडी का एनर्जी है, ये जो आपकी बॉडी का एनर्जी है, ठीक है ना, वही आपको काम करवाता है, ठीक है। अगला बात कहता है कि बेटा ये जो ग्लूकोज जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं वही ग्लूकोज आपका ब्लड ग्लूकोज होता है और वही आपका डेक्सट्रोज है। इसी वजह से जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको बोलते हो क्या, ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हो, हाइपोग्लाइसीमिया आप आईवी डेक्सट्रोज देते हो। कौन सा डेक्सट्रोज देते हो डिपेंड करता है कितना आपका हाइपोग्लाइसीमिया है, कम है तो 5% से काम चल जाएगा, ज्यादा है तो 10%, 25%, 50% ये ग्लूकोज अपने पास अवेलेबल होता है। यदि कम्युनिटी लेवल का बात करूं तो 5% से ज्यादा अवेलेबल होगा नहीं, तो अपन 5% पे रहते हैं तो आइसोटोनिक होता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं बेटा ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेन के अंदर प्राइमरी सोर्स होता है किसका, ठीक है ना, आपका ब्रेन के अंदर आपका पार्ट होता है किसका, ये ब्रेन के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। और जब ये ब्रेन के अंदर एनर्जी देने का काम करेगा तो बेटा मैं बात करूंगा कि ब्रेन का जो एटीपी है वो ये प्रोड्यूस करता है। अगला बात कहता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज बेटा वो शुगर है जिसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। ये ब्रेन शुगर क्या करता है, ब्रेन की सेल्स की ग्रोथ करवाता है, और जब ब्रेन की सेल्स की ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ करने से आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा और आपने डेवलपमेंट पे आएगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी स्किल्स, वो स्किल्स आएंगे, पढ़ने का स्किल, लिखने का स्किल, बहुत सारे लोगों के बोलने का स्किल, ठीक है, वो सारे के सारे है वो आएगा आपका डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तीसरा जो स्किल होता है बेटा या फिर तीसरा जो आपका मोनोसेक्राइड होता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का काम होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, और उधर की तरफ डायबिटिक मेलाइटस वाले को नहीं देते, इसलिए डायबिटिक मेलाइटस वाले को मीठा खाने से मना करते हैं, ठीक है। बेटा अगला बात करते हैं डाइसेक्राइड को, कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है,
सुक्रेज होता है। माल्टोज क्या काम करता है? माल्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज दोनों मिलकर जिस डाइसैकाराइड का फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? माल्टोज बोलते हैं। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर किसी डाइसैकाराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको लैक्टोज बोलते हैं। जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर किसी डाइसैकाराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको आप सुक्रेज का उसको सुक्रोज बोलते हैं। ये सारे आपके डाइसैकाराइड थे, ठीक है। चलिएगा अगला डिस्कस करते हैं बेटा न्यूट्रिशनल प्रोसेस, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देख बेटा न्यूट्रिशनल प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। देख सबसे पहले तो तू इसको समझ, ठीक है, कि न्यूट्रिशनल प्रोसेस है क्या। देख बेटा न्यूट्रिशनल प्रोसेस का जो मीनिंग है उस मीनिंग में आप एक बार समझिएगा। जब मैंने न्यूट्रिशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बोला था कि न्यूट्रिशन है वो मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है न्यूट्रिएंट के साथ में कैसा, हाउ टू अचीव, ठीक है। और अचीव में मैंने बोला था कि आपका जो बॉडी है वो बॉडी न्यूट्रिएंट को कैसे रिसीव करेगा, ठीक है। और ये बॉडी उस न्यूट्रिएंट को कहां से रिसीव करेगा? तो ये फूड से करेगा। अब बेटा जो फूड आपने लिया है, ये जो फूड लिया है, ये फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को कैसे मिलेंगे? तो उसको मिलने के लिए आपकी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है इंगेशन। इंगेशन मतलब निगलना। इंगेशन के बाद में होता है डाइजेशन, डाइजेशन होना उसका। उसके बाद में होता है एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में होता है उसका जो भी चीज एब्जॉर्ब हुआ है उस एब्जॉर्ब चीज का यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन होने के बाद में उसका एक्सक्रिएशन, ठीक है। यदि आप थोड़े से समझदार हो तो मेरी बात समझ जाओगे। जैसे कि अपन प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन खाएंगे, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप पेप्सिन बोलते हो, वो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन टूटता है डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड से आगे आपका एंजाइम को तोड़ता है एमाइनो एसिड में, एमाइनो एसिड को आपका बॉडी लेता है, यानी कि आपका जो इंटेस्टाइन सिस्टम है वो उस एमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड के थ्रू उसको आपकी बॉडी में भेजता है। आपकी बॉडी उसी एमाइनो एसिड से वापस प्रोटीन बनाता है, और जब वो प्रोटीन बन जाए तो उस प्रोटीन का काम आता है, ठीक है। देख बेटा सुनना, सबसे पहले प्रोटीन खाया था वो इंगेशन, पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन टूटा था वो डाइजेशन, एमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ था वो एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होकर इस एमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनाता है, जिस काम का प्रोटीन बनाता है, फॉर एग्जांपल आपका क्लोटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। क्लोटिंग प्रोटीन का काम था क्लोट करना। क्लोटिंग प्रोटीन ने जैसे क्लोट का काम किया वो उसका यूटिलाइजेशन। और आपने पढ़ा होगा जब जब बॉडी के अंदर आपका प्रोटीन टूटता है तब तब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकलते हैं, और जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं तो वो हो गया उसका एक्सक्रिएशन, ठीक है। हर एक न्यूट्रिएंट इन्हीं सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। हर एक न्यूट्रिएंट है वो इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करता है, और जब इन्हीं सारी प्रोसेस को वो फॉलो करेगा तो उसको मैं कंसीडर करूंगा किसके अंदर? आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। इसको न्यूट्रिशनल प्रोसेस के अंदर देख बेटा ये काम यहाँ हो रहा है। स्टार्च या फिर आप ग्लाइकोजन को जैसे ही ले रहे हो, ठीक है ना, लेते ही आपका सलाइवा आया, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप सलाइवरी एमाइलेज बोलते हो। अभी आप वापस बोलोगे, इसको जूम करो, ये लो मैं जूम कर देता हूँ आपके बोलने से पहले ही, ठीक है ना। ये ले दिख जाएगा शायद आपको, ठीक है ना, ये ले, ठीक है। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे बेटा, स्टार्च या ग्लाइकोजन को जैसे ही आप मुंह के अंदर लोगे तो मुंह के अंदर लेते ही आपका जो है वो सलाइवा बनेगा बेटा। जो सलाइवा बनेगा उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है। ये एमाइलेज क्या करता है बेटा? ये एमाइलेज उस ग्लाइकोजन को या उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है डाइसैकाराइड में, लिख ले इसको। एमाइलेज क्या करता है? पॉलीसैकाराइड को कन्वर्ट करता है डाइसैकाराइड में, ठीक है। लिख ले इस बात को। देख बेटा ये सलाइवरी एमाइलेज आ गया, ये पॉलीसैकाराइड को कन्वर्ट कर देगा डाइसैकाराइड में, और बचा कुछ होगा तो एक एमाइलेज और आता है पेनक्रियाज से, ठीक है। जैसे खाना आगे पेनक्रियाज की तरफ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पॉलीसैकाराइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइसैकाराइड में, और डाइसैकाराइड होते हैं 3, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज माने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज माने ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज माने ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये सारे के सारे जो है आपके डाइसैकाराइड, इन डाइसैकाराइड पे एंजाइम काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लिख लेना ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो एंजाइम्स है कौन से? माल्टोज के ऊपर जो एंजाइम काम करता है वो होता है माल्टेज, ठीक है। सुक्रोज के ऊपर जो काम करता है वो होता है सुक्रेज, और लैक्टोज के ऊपर जो काम करता है वो होता है लैक्टेज, ठीक है। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है। ये क्या करेगा? डाइसैकाराइड को तोड़ेगा मोनोसैकाराइड में। माल्टोज किसका बना हुआ था? 2 ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज सेपरेट हो गया। सुक्रोज किसका बना हुआ था? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बन गया।